नमस्कार। हम पढ़ रहे थे मानव में रासायनिक समन्वय। मानव में रासायनिक समन्वय के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। देखिए, आज हम पढ़ेंगे अंतःस्रावी ग्रंथियों के अंतर्गत जनन ग्रंथियाँ। मानव में जो जनन ग्रंथियाँ होती हैं, जनन को हम कहते हैं गोनेड्स, या इन्हें हम कहते हैं मानव के जननांग। प्राथमिक जननांग जैसे वृषण पुरुष में, और महिला में प्राथमिक जननांग जैसे अंडाशय। वैसे तो हमें मालूम है कि जो वृषण है उससे शुक्राणु बनते हैं और अंडाशय से अंडाणु बनते हैं, लेकिन जो वृषण और अंडाशय होते हैं इनसे हार्मोन का भी स्राव होता है। तो देखिए, हम पढ़ते हैं वृषण से कौन कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं। वैसे वृषणों का कार्य होता है शुक्राणुओं का निर्माण करना भी होता है। तो देखिए, वृषण से दो हार्मोन स्रावित होते हैं। वृषण से जो स्रावित होने वाले हार्मोन होते हैं उनके बारे में पढ़ने से पहले देखिए, मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो के अंतर्गत कि मानव में यदि हम वृषण की टीएस काट कर देखें, जो मानव वृषण है उसके यदि हम काट कर देखें तो काट कर देखने के अंतर्गत उसमें हमें असंख्य सूक्ष्म नलिकाएं दिखाई देती हैं। उन असंख्य सूक्ष्म नलिकाओं को हम कहते हैं, याद करिए आपको क्या बताया था, क्या कहते हैं इन्हें? हम कहते हैं सेमेनिफेरस नलिकाएं। सेमेनिफेरस नलिकाएं, और इन्हीं सेमेनिफेरस नलिकाओं में शुक्राणु का निर्माण होता है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानव में जो शुक्राणु होते हैं वो कौन सी नलिकाओं में बनते हैं? सेमेनिफेरस नलिकाओं में। फिर मैंने आपको बताया था जो नलिकाएं होती हैं उनके बाहर जो अवकाश होता है उस अवकाश को हम कहते हैं अंतराली अवकाश, और उस अवकाश में विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं जिन्हें कहते हैं अंतराली कोशिकाएं। क्या कहते हैं? अंतराली कोशिकाएं या लीडिंग कोशिकाएं। अंतराली कोशिका या क्या कहते हैं? लीडिंग कोशिका। और इन्हीं अंतराली कोशिकाओं या लीडिंग कोशिकाओं से नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का स्राव होता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का स्राव वृषण में स्थित किन कोशिकाओं से होता है? तो आप कहेंगे अंतराली कोशिका या लीडिंग कोशिकाओं से। अब देखिए, जो सेमनीफेरस नलिकाएं होती हैं उसमें दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। एक तो वे कोशिकाएं जो शुक्राणुओं का निर्माण करेंगी, उन्हें हम कहेंगे नर जर्म कोशिकाएं, तथा दूसरी कोशिकाएं होती हैं सर्टोली कोशिकाएं। कौन सी होती हैं? सर्टोली कोशिकाएं। जो सेमनीफेरस नलिकाएं होती हैं उनमें एक तो नर जर्म कोशिकाएं पाई जाती हैं जो शुक्राणु बनाएंगी, और दूसरे प्रकार की कोशिका होती है सर्टोली कोशिका। इसी सर्टोली कोशिका से इनहिबिन हार्मोन स्रावित होता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, सर्टोली कोशिका। तो देखिए, मानव में जो वृषण है उसे दो हार्मोन स्रावित होते हैं, एक तो टेस्टोस्टेरोन और दूसरा इनहिबिन हार्मोन। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वृषण की लीडिंग या अंतराली कोशिकाओं से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है। इसी को हम कहते हैं पूजन हार्मोन। हिंदी में क्या कहते हैं? पूजन हार्मोन। अब देखिए, आपको मैंने जब पीयूष ग्रंथि पढ़ाई थी तब बताया था इस हार्मोन का नियंत्रण पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन जिसे हम कहते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन या ICSH, जो पुरुष में ICHS भी कहलाता है, उससे स्रावित हो, उससे इसके द्वारा इसका नियंत्रण किया जाता है। तो पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन है LH, उसके द्वारा टेस्टोस्टेरोन के स्राव का नियमन किया जाता है। अब देखिए, जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है ये क्या क्या कार्य करता है? तो देखिए, ये पुरुष में द्वितीयक लैंगिक लक्षण जैसे मूछें आना, आवाज़ का भारी होना, शरीर पर बालों का आना, इन सब के विकास में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का योगदान होता है। और यह पुरुष में अत्यधिक पेशियों का विकास करता है। इसी कारण से जो पुरुष होता है उसकी पेशियाँ मजबूत होती हैं, इसलिए इसे पुरुषत्व हार्मोन की संज्ञा भी दी जाती है, और इससे जननांगों का विकास भी होता है। अब देखिए, अगला हार्मोन होता है इनहिबिन हार्मोन। देखिए, इनहिबिन हार्मोन होता है, यह सर्टोली कोशिकाओं से स्रावित किया जाता है, और यह शुक्राणु निर्माण होता है उसको प्रेरित करता है। वैसे जो इनहिबिन हार्मोन होता है वो शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है या नियमित करता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये राजस्थान बोर्ड की जो एग्ज़ाम है उसमें आया हुआ क्वेश्चन है कि सर्टोली कोशिकाओं से स्रावित होने वाले हार्मोन का नाम बताइए। तो वृषण से दो हार्मोन स्रावित होते हैं, एक तो टेस्टोस्टेरोन और दूसरा है इनहिबिन हार्मोन। अब देखिए,
अंडाशय जो स्त्री में प्राथमिक जननांग होते हैं और जिनसे अंडाणु का निर्माण होता है। तो जो अंडाशय होता है उसे जो अंडाशय होता है उसे 3 हार्मोन स्रावित होते हैं, तो एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन। तो देखिए जो अंडाशय है, तो अंडाशय में पहला हार्मोन जो स्रावित होता है वो एस्ट्रोजन है। तो यह हार्मोन जो अंडाशयी पुट्टक होते हैं, ये अंडाशयी पुट्टक क्या होते हैं, देखो कुछ बच्चों को प्रॉब्लम भी थी कि जो अंडाशय पुट्टक हैं और ग्राफहीन पुट्टक है, किसी बच्ची ने क्वेश्चन किया था कि जो अंडाशय पुट्टक है और ग्राफहीन पुट्टक हैं उनमें कोई अंतर है क्या। तो इसके संदर्भ में मैं आपको अलग से एक वीडियो बनाकर समझा दूंगा, क्योंकि यहाँ पर यह आपको समझ में नहीं आएगा। तो मैं जब अंडाशय पढ़ाऊँगा तब आपको इसके बारे में बताऊँगा, या फिर मैं अलग से एक वीडियो बनाकर जो अंडाशय पुट्टक है और ग्राफहीन पुट्टक हैं उनके बारे में आपको बता दूंगा। तो अभी आप इतना ही ध्यान रखें कि जो अंडाशय है उसके अंदर पाए जाने वाले जो अंडाशय पुट्टक हैं उनके द्वारा ये स्रावित होता है। फिर देखिए इसका कार्य क्या है एस्ट्रोजन हार्मोन का। तो याद रखना है आपको, यह हार्मोन मादा में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों, तो क्वेश्चन आएगा वेरी इंपॉर्टेंट है, मादा में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के विकास करने में कौन सा हार्मोन का योगदान होता है, तो आपको याद रखना है एस्ट्रोजन। तो देखिए द्वितीयक लैंगिक लक्षण जैसे आवाज़ का पतला होना, स्तनों का विकास, श्रोणि मेखला का चौड़ा होना, ये सब एस्ट्रोजन हार्मोन द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं, इसलिए इसे नारीत्व हार्मोन भी कहा जाता है। अब देखिए अगला हार्मोन है प्रोजेस्टेरोन। आपको मैंने पिछले वीडियो के अंतर्गत बताया था कार्पस ल्यूटियम। मैंने आपको ये बताया था कि प्रत्येक महीने जो मादा है उसके अंडाशय में एक ग्राफहीन पुट्टक बनता है और उस ग्राफहीन पुट्टक के फटने से अंडाणु बाहर निकलता है। अंडाणु बाहर निकलने के बाद जो एक ग्राफहीन पुट्टक है उससे जो शेष रचना बच जाती है उसको हम कार्पस ल्यूटियम ही कहते हैं। तो जो कार्पस ल्यूटियम है उसके द्वारा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्रावित किया जाता है। कार्पस ल्यूटियम का जो नियंत्रण है उसका नियंत्रण LH हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन द्वारा किया जाता है। अब देखिए जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है उसके कार्य क्या क्या हैं। ये स्त्रियों में स्तनों के विकास में, दुग्ध ग्रंथियाँ जो स्तन ग्रंथियाँ होती हैं उनकी वृद्धि में और सक्रियण में, फिर है गर्भावस्था को बनाए रखने में यह आवश्यक होता है, इसलिए इसे प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहा जाता है। तो एक क्वेश्चन है आपके लिए, यदि किसी महिला में गर्भावस्था के दौरान प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की कमी हो जाए तो क्या होगा। तो इसका उत्तर होगा, यदि किसी महिला में गर्भावस्था के दौरान प्रोजेस्टेरोन हार्मोन में कमी हो जाएगी तो उसमें गर्भपात हो जाएगा, क्योंकि गर्भावस्था को बनाए रखने के लिए प्रोजेस्टेरोन हार्मोन अति आवश्यक होता है। अब देखिए अगला हार्मोन है रिलैक्सिन हार्मोन। तो देखिए यह हार्मोन कार्पस ल्यूटियम द्वारा स्रावित किया जाता है और कब, जब भ्रूण विकास पूर्ण हो जाता है। लेकिन आपको याद रखना है जो सशक है, सशक का मतलब है जो खरगोश है, रेबिट है, उसके अंतर्गत ये अपराशी स्रावित होता है। इसका कार्य क्या है रिलैक्सिन हार्मोन का। रिलैक्सिन हार्मोन होता है ये प्रसव क्रिया, प्रसव क्या होता है, गर्भावस्था पूर्ण होने के पश्चात, मतलब स्त्रियों में गर्भावस्था 9 माह की होती है जिसमें एक शिशु का निर्माण होता है। तो गर्भावस्था पूर्ण हो जाने के बाद शिशु का माता शरीर से बाहर आना, शिशु का माता के शरीर से बाहर आना प्रसव कहलाता है। तो प्रसव क्रिया के समय जो प्यूबिक सिम्फाइसिस होती है, अब ये प्यूबिक सिम्फाइसिस क्या होती है, ये श्रोणि मेखला का ही भाग है। तो जो प्रसव क्रिया है उसके समय जो प्यूबिक सिम्फाइसिस है तथा जो योनि मार्ग होता है उसको शिथिल व चौड़ा करने का काम रिलैक्सिन हार्मोन द्वारा किया जाता है, जिससे शिशु का जन्म या प्रसव आसान हो जाता है। अब देखिए कुछ विशेष बातें हैं, यदि किसी महिला में एस्ट्रोजन हार्मोन या किसी बालिका में एस्ट्रोजन हार्मोन कम स्रावित होता है तो द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास कम होगा तथा ऐसी बालिकाओं में मासिक चक्र में अनियमितता हो जाती है। फिर देखिए एस्ट्रोजन हार्मोन के अति स्राव से या अधिक स्राव से अनियमित मासिक चक्र हो जाता है तथा लंबे समय तक इसके अति स्राव से कैंसर का भी खतरा हो जाता है। तो ये थे जनन ग्रंथियाँ, वर्षण और अंडाशय जिससे विभिन्न प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं। तो हमने पढ़ा वर्षण से 2 हार्मोन स्रावित होते हैं, टेस्टोस्टेरोन और इनहिबिन हार्मोन, और अंडाशय से 3 हार्मोन स्रावित होते हैं, एस्ट्रोजन जिसे नारीत्व हार्मोन कहा जाता है, प्रोजेस्टेरोन जो प्रेगनेंसी को बनाए रखने में आवश्यक है, रिलैक्सिन हार्मोन जो प्रसव क्रिया को आसान बनाता है। अब देखिए एक छोटा सा बिंदु है,
बदियाकरण या जनद नाशन। देखिए पशुओं में किया जाता है। तो देखिए यौनावस्था से पूर्व वृषणों को शल्य क्रिया द्वारा हटाना, शल्य क्रिया मतलब ऑपरेशन द्वारा वृषणों को हटा देना बदियाकरण कहलाता है। और ऐसा प्राणी होता है वो नपुंसक हो जाता है और इसमें प्राथमिक व द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास नहीं होता है। देखिए पशुपालन में बदियाकरण का अधिक उपयोगिता होती है, क्योंकि बदियाकरण से जो पशु होते हैं वो शांत स्वभाव के हो जाते हैं, क्योंकि जो वर्षण होते हैं उससे जो स्रावित होने वाला हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, वो नर प्राणियों को हिंसक बनाता है। तो इस प्रकार से हमने आज वर्षण और अंडाशय के बारे में, स्रावित होने वाले हार्मोन हैं उनके बारे में पढ़ा। और इस प्रकार जो अपना ये चैप्टर था मानव में रासायनिक समन्वय, ये कंप्लीट हो गया है, जिसके अंतर्गत हमने विभिन्न प्रकार की अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में पढ़ा। अब विभिन्न प्रकार के जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो आपको मैंने बताए हैं वो इसके अंतर्गत बनते हैं और परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा इसके बारे में पूछा जाता है। अब देखिए आपके लिए एक सूचना है कि वो सूचना क्या है। हमारे टोटल 8 लेसन कंप्लीट हो गए हैं, 8 चैप्टर अपने पूर्ण हो गए हैं। अब मैं आपको 3 दिन का समय दूंगा। आपको 3 दिन के बाद में एक टेस्ट का आयोजन किया जाएगा, जिसके अंतर्गत आपको पेपर दिया जाएगा, जो मैं आपको PDF फॉर्मेट में आपको भेज दूंगा। और उस टेस्ट पेपर को आपको ईमानदारी के साथ करना है। फिर उसको कर लेने के बाद में आपको मुझे उसे पुनः भेजना है। अब आपको मैं ये बता दूंगा कैसे भेजना है, और इससे आपका आकलन हो जाएगा कि आपको कितना क्या अभी तक आप याद कर पाए हो, कितना आप समझ पाए हो। तो 3 दिन बाद में आपका जो टेस्ट है, जो मैंने जितना भी पढ़ा दिया है उसका आयोजन किया जाएगा। इसका पेपर आप सभी को उपलब्ध हो जाएगा और आपको ईमानदारी से अपना मूल्यांकन करना है। तो आप सभी टेस्ट की तैयारी भली भांति से कर लेना है सभी को, और ईमानदारी से टेस्ट को देना है। धन्यवाद।